फॉसिल्स यूजुअली डायनासोर्स के हार्ड पार्ट से बनते हैं, जैसे कि उनके बोन्स, उनके दांत, उनके नाखून। पर क्या ऐसा हो सकता है कि डायनासोर्स के बॉडी के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे ब्लड वेसल्स, सेल्स या फिर उनके डीएनए तक प्रिजर्व हो सकता है? क्या जुरासिक पार्क सच में बन सकता है? आइए पता लगाते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में दिया था। वही प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करता हूं। फॉसिल्स कैसे बनते हैं ये मैंने पहले ही एक दूसरे वीडियो में बताया है। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लेना। और मैंने ये भी बताया था कि फॉसिल्स यूजुअली हार्ड पार्ट्स के बनते हैं, जैसे कि हड्डियां, नाखून, दांत एटसेट्रा। पर क्या सॉफ्ट टिश्यूज भी कभी कभी फॉसिल्स बन सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। 2005-6 में पैलियोंटोलॉजिस्ट मैरी हिग्बी श्वाइट्जर और उनके कॉलीग्स ने एक पेपर पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि दो डायनासोर्स के फॉसिल्स, एक टिरानोसॉरस रेक्स और एक ब्रैकिलोफोसॉरस के हड्डियों के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज प्रिजर्व्ड है। उस पेपर के मुताबिक टीरेक्स के हड्डियों में ब्लड वेसल्स और रेड ब्लड सेल्स जैसे दिखने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और ब्रैकिलोफोसॉरस के हड्डियों में ऑस्टियोसाइट्स, जो कि हड्डियों के एक प्रकार का सेल्स है, उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स मिले थे। ये तो बहुत ही बड़ा खबर था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सॉफ्ट टिश्यूज के प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के बाद उन्हें कोलेजन प्रोटीन जैसा एक प्रोटीन मिला। ये तो एक बहुत ही बड़ा खबर था, क्योंकि अगर ये क्लेम सही निकले तो ये पैलियोंटोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा खोज होगा। क्योंकि अब तक तो हमें यही पता था कि सॉफ्ट टिश्यूज करोड़ों सालों तक प्रिजर्व नहीं रहते, वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर कैसे हुआ, इसके 3 हाइपोथेसिस सामने आए। एक ये कि फॉसिल्स असल में इतना पुराना नहीं था जितना सोचा गया था। दूसरा ये कि वो स्ट्रक्चर्स सॉफ्ट टिश्यूज थे ही नहीं, बल्कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोफिल्म था। तीसरा ये कि सच में वो सॉफ्ट टिश्यूज ही थे, जो कि कोई अनजान तरीके से प्रिजर्व हुआ था। मगर ये टिरानोसॉरस रेक्स और ब्रैकिलोफोसॉरस के फॉसिल्स तो क्रिटेशियस पीरियड के रॉक्स में ही मिले थे, और कार्बन डेटिंग करके हमें यह भी पता चलता है कि वो रॉक्स सच में क्रिटेशियस पीरियड के ही थे। तो पहला हाइपोथेसिस यहां कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रॉक्स को जितना पुराना होना चाहिए, फॉसिल्स उतना ही पुराना है। अब आते हैं दूसरे हाइपोथेसिस पे कि वो सॉफ्ट टिश्यूज नहीं है, बल्कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बायोफिल्म्स है। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए। उनमें से पैलियोंटोलॉजिस्ट इवान टी साइटा का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैलियोंटोलॉजिस्ट इवान टी साइटा और उनके कॉलीग्स ने एक सेंट्रोसॉरस फॉसिल को स्टडी किया। बाहर के कीटाणुओं को रोकने के लिए खोदने के समय एसेप्टिक टेक्निक्स यूज किए गए। इन फॉसिल्स को दूसरे कम उम्र वाले फॉसिल्स, जैसे कि एक टाइगर शार्क के दांत का फॉसिल्स और हड्डियां, जैसे कि एक मुर्गी का हड्डियों से कंपेयर किया गया। और इन सेंट्रोसॉरस फॉसिल्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट्स किए गए। एक स्टडी से फॉसिल्स के ऊपर सिलिकॉन पाया गया, जो कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बायोफिल्म यानी लेयर्स के वजह से हो सकता है। एक स्टडी यह भी दिखाता है कि फॉसिल्स के अंदर मिले अमाइनो एसिड्स करोड़ों सालों में उनके स्ट्रक्चर में जो बदलाव आने चाहिए थे वो यहां पे नहीं है। तो ये अमाइनो एसिड्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आ सकते हैं,
और इन फॉसिल्स में डॉक्टर इवान साइता को कोलाजन भी नहीं मिला। डॉक्टर साइता को सेंट्रोसॉरस के इन फॉसिल्स में से कुछ डीएनए और आरएनए भी मिले, जो डायनासोर्स के नहीं, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए से मिलता जुलता है। तो डॉक्टर साइता के स्टडीज ने डॉक्टर मैरी श्वाइट्जर के स्टडीज को गलत प्रमाणित करने का कोशिश किया, यह बताकर कि सॉफ्ट टिश्यूज प्रिजर्व नहीं हो सकते, वो स्ट्रक्चर्स असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जमा होने के वजह से तैयार हुआ है। मगर डॉक्टर मैरी श्वाइट्जर कहां मानने वाली थी। डॉक्टर मैरी श्वाइट्जर ने क्लेम किया कि डॉक्टर साइता का कंक्लूजन पूरी तरह से सही नहीं है और कुछ ऐसे भी टेस्ट्स हैं जो उन्होंने पहले ही फॉसिल्स पर किए हैं मगर डॉक्टर साइता ने नहीं किया। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें उन्होंने फॉसिल्स के ऊपर जानबूझकर बैक्टीरियल बायोफिल्म तैयार किया और बायोफिल्म के स्ट्रक्चर्स को ओरिजिनल वो फॉसिल्स में मिलने वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। तो जैसे कि हम देख ही सकते हैं, ऊपर में फॉसिल्स के अंदर मिलने वाले स्ट्रक्चर्स और नीचे बायोफिल्म के स्ट्रक्चर्स काफी अलग है। इसका मतलब वो स्ट्रक्चर्स बायोफिल्म नहीं है, वो सॉफ्ट टिश्यूज हो भी सकते हैं। एंटीबॉडीज को यूज करके भी टेस्ट किया गया और इससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि वो स्ट्रक्चर्स जो कि टीरेक्स और ब्रैकिलोफोसॉरस के फॉसिल्स में पहले ही मिले थे, वो स्ट्रक्चर्स बायोफिल्म बिल्कुल भी नहीं, वो असल में सॉफ्ट टिश्यूज ही है। मतलब फॉसिल्स के अंदर सिर्फ हार्ड पार्ट्स नहीं, सॉफ्ट टिश्यूज भी मिले हैं। यानी कि वो सेकंड हाइपोथेसिस भी गलत प्रमाणित हो गया। दोनों हाइपोथेसिस गलत प्रमाणित होने से थर्ड हाइपोथेसिस आगे आता है। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा खोज है। सॉफ्ट टिश्यूज मिले हैं फॉसिल्स में और अगर ये सॉफ्ट टिश्यूज ही है तो ये जरूर कोई अनजान तरीके से प्रिजर्व हो रहा है। होने का एक तरीका हो सकता है आयरन क्रॉस लिंकिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्राणी जब मर जाता है तब उसके खून में जो आयरन होता है वो प्रोटीन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके बांध देता है और एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है। इस स्ट्रक्चर तैयार होने के वजह से प्रोटीन्स लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रह सकते हैं, वो नष्ट भी नहीं होते। और बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट टिश्यूज के कुछ पार्ट्स भी प्रिजर्व हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से टिरानोसॉरस रेक्स और ब्रैकिलोफोसॉरस के फॉसिल्स के अंदर का सॉफ्ट टिश्यूज में बहुत सारा आयरन मिला भी था। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक ऑस्ट्रिच के ब्लड वेसल्स को हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करके रूम टेम्परेचर में रख दिया गया और क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो वेसल्स 2 सालों तक एकदम इंटैक्ट रहा। तो इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि टायरानोसॉरस रेक्स और ब्रैकिलोफोसॉरस जब मरा था तब उसके खून में मौजूद आयरन की वजह से प्रोटीन्स का क्रॉस लिंकिंग हो गया और सॉफ्ट टिश्यूज करोड़ों सालों तक प्रिजर्व्ड रहे। फॉसिल्स में सॉफ्ट टिश्यूज का होना पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज के मदद से डायनासोर्स का फिजियोलॉजी और बायोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल सकता है। और इसी साल जनवरी में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि नॉर्थ अमेरिका से मिला हिपैक्रोसॉरस नाम का एक डायनासोर के फॉसिल में कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो डीएनए से मिलता जुलता है। पर साइंटिस्ट अब भी श्योर नहीं है कि ये डीएनए है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो यही पता है कि डीएनए इतने सालों तक टिक नहीं सकता। और अगर ये डीएनए हुआ भी तब भी जुरासिक पार्क नहीं बन सकता, क्योंकि 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट एक जानवर का पूरा डीएनए मिलना तो इम्पॉसिबल है और जुरासिक पार्क बनना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों?
डायनासोर्स को वापस क्यों नहीं लाना चाहिए, यही एक्सप्लेन करके 5 मूवीज है। 6 नंबर आ रहा है। Very recently, I got a news 8 years previously that there was something discovered in a bone which resembled DNA, dinosaur DNA. So studies are going on. Still, have not considered whether it is truly DNA. So She's called. Thank you. Begin to understand the function, the physiology of dinosaurs in a different way. If we could get at the elemental molecular structure, that's where the real evolutionary information is housed. And so being able to recover those things from a dinosaur would open the door to understanding them at a completely different level. तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज शुभजीत डायनासोर वर्ल्ड में भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में 25.2 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।